भूल भुलैया तेरी गलियां अज़ कलम फ़ायज़ा इफ्तिखार एपिसोड 13। हम वहाँ जाके करेंगे क्या? जो भी करेंगे कम अज़ कम वो नहीं करेंगे जो यहाँ करते हैं। पैकिंग करते करते उसने बेहद मसरूफ़ अंदाज में कहा और फिर अचानक हाथ रोक कर कहने लगी, हम वहाँ रोएंगे नहीं। मगर ये कहते हुए वो नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करना होगा, ना चाहते हुए भी। आग खरीद लाई नी मैं, आग खरीद के लाई, दुनियादारी किस्मत मारी, शक्लें बदले रोज़, दिल की एक न चलने दे और अक्लें बदले रोज़। इश्क के कारोबार में पड़ के अच्छा नफ़ा कमाया, घड़ी घड़ी पल पल को अपने दिल का मांस खिलाया, तन मन धन सब बेच दिया और भाग खरीद के लाई नी मैं, भाग खरीद के लाई। कोयल लेने घर से निकली, काग खरीद के लाई नी मैं, काग खरीद के लाई। वो कब से आंखें मूंदे लेटे हुए उसी गीत को सुने जा रही थी। एक एक बोल जैसे सीधा दिल में उतर रहा था। जाफर ने कमरे में कदम रखते ही नागवारी से उसे देखा। मसले हुए सिलवटों से पुर ये हल्के पीले कपड़े उसने 2 रोज से तब्दील नहीं किए थे और कमरे की नीम तारीकी में उसका वजूद उस मैले पीले लिबास में और भी पजमर्दा लग रहा था। बिखरे हुए बाल, मुरझाया हुआ बेजार चेहरा। जाफर ने आगे बढ़ के सीडी प्लेयर ऑफ कर दिया। मदीहा ने आंखें खोल के इस दखलंदाजी करने वाले को देखना चाहा और फिर बेइतनाई से दोबारा आंखें मूंद ली, जैसे जाफर के आने जाने, होने ना होने से उसे कोई फ़र्क न पड़ता हो। जाफर नज़रअंदाज किए जाने वाले इस मुसलसल अमल से तिलमिला कर रह गया। कितने दिन से वो यही तमाशा देख रहा था और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। मदीहा ने उससे बगैर किसी वजह के मुकम्मल बेइतनाई इख्तियार कर रखी थी। कम अज़ कम उसके नज़दीक तो मदीहा का ये तर्ज अमल बग़ैर वजह के ही था। ये क्या लगा रखा है? नीरी नहूसत, अजीब सा शौक़ सवार हो गया है तुम्हें ऐसे मातमी गाने सुनने का। अब आपको इस पे भी एतराज़ है? मदीहा ने तीखे लहजे में पूछा। क्यों ना हो, कई हफ्तों से तुम्हारे बदले हुए रंग ढंग देख रहा हूँ। मुझसे, बच्चों से, घर से, हर चीज़ से लाताल्लुक़ हो चुकी हो तुम। बस तुम हो, तुम्हारा ये कमरा और ऐसे वाहियात गीत। ये उम्र है इन सब खराफात पालने की? क्यों, क्या हुआ है मेरी उम्र को? वो तिनक के पूछते हुए उसके मुकाबिल आई। मुझसे 7-8 बरस तो बड़े होंगे आप। जब आप इस उम्र में ऐसे शौक़ पाल सकते हैं तो कैसे शौक़? जाफर का माथा ठिनका, मगर वो बेखौफी से उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल कर रहा था, क्योंकि फिल वक्त उसका दामन साफ था। मेरा मुंह ना खुलवाइए। तुम मुंह खोल ही लो तो अच्छा है। आज पता चल जाए कि तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी मेरे नहीं, आपके दिमाग में पक रही थी जब आपा घर आके बैठी थी। आप तो वो मतलबी और खुदगर्ज इंसान है कि बहन की गृहस्थी उजड़ने पे भी अपना फ़ायदा देख रहे थे कि इस मौके से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, कैसे अपनी मनमानी की जा सकती है। तुम इस बात को रगड़ना छोड़ क्यों नहीं देती? वो ज़िद हुआ था। ये तनाज़ा उठा और दब भी गया। अब तो उसकी अपनी बहन भी अपने शोहर के साथ राज़ी बरज़ा थी, जिसने दूसरी औरत के चक्कर में फंस के सारे ख़ानदान में हलचल मचा दी थी। लेकिन मदीहा थी कि ना खुद इस बात को भूल रही थी, ना उसे भुलाने दे रही थी। उसका घर इस हादसे के बाद अब तक ज़लज़ले की ज़द में था। तुम एक इंतहाई बेवकूफ़ औरत हो, बल्कि मैं तो कहूँगा पागल औरत हो। कोई होशो हवास रखने वाली औरत इस तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं करती जो तुम कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको बुनियाद बना के तुम घर का माहौल ख़राब करने पे तुली हुई हो। अच्छा, कुछ नहीं किया आपने? बहुत मलाल है कुछ ना करने का, तो अब कर लें, निकाल लें दिल की हसरत। मुझे तो लगता है अपना घर उजाड़ने की हसरत तुम्हारे अपने दिल में है। औरतें अज़दवाजी ज़िंदगी बच जाने पे अल्लाह के हुज़ूर शुक्राने के नफल अदा करती हैं, ख़तरा टल जाने पे सुकून का सांस लेती हैं, मगर तुम अंदर ही अंदर तिलमिला रही हो कि वो कुछ हुआ क्यों नहीं जो होने वाला था। हालांकि ऐसा करने का मेरा इरादा था ना नीयत, वो सिर्फ तुम्हारे भाई के अमल का रद्द-ए-अमल था और कुछ नहीं। उसके कहने पे मदीहा ने नखुवत से सर झटका, जैसे उसकी किसी बात पे बिल्कुल यकीन ना हो। उसकी ये हरकत जाफ़र महमूद को और तपा गई। भूसा भरा है तुम्हारे दिमाग में, कुछ बैठता ही नहीं तुम्हारी अकल में। मदीहा का रवैया उसे इस स्टेज पर ले आया था जहाँ उस जैसा आला तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़िब और नफीस शख्स जो आला सरकारी ओहदे पर रह चुका है, आने का सोच भी नहीं सकता था। मेरा ही दिमाग ख़राब है जो रोज़ रोज़ तुम्हारे आगे सफाइयाँ पेश करता हूँ। तुम्हें तो सारी तकलीफ़ इस बात की है कि ये रिश्ता टूटते टूटते फिर बच कैसे गया, इसी के नोहे और मातम कर रही हो इतने हफ्तों से।
हाँ हाँ, इसी का गम है मुझे, वो भी चिल्लाई। जब सर पे हर वक्त खतरे की तलवार लटक रही हो तो इस खौफ के साथ जीना कि तलवार कब आपके आर पार हो जाए मरने से कहीं ज्यादा तकलीफ दे लगता है। मैं सारा दिन सर खपा के इसलिए घर लौटता हूँ कि आगे तुम मरने जीने के खाते खोल के बैठ जाओ। संभल जाओ मदीहा, इस घर को अपने और मेरे लिए जहन्नम ना बनाओ, वरना। उसकी तंबीह के अंदाज में खड़ी उंगली देख के मदीहा ने एक इस्तेहज़ाइया हुनकारा भरा। वरना? वरना क्या? ओह, तो अब आप अपने अगले किसी भी इकदाम के लिए मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहते हो? बहुत खुशकिस्मत हैं आप, हमेशा अपने दिफा के लिए आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, कोई ना कोई जवाब घर से ही निकल आता है। जैसे इस बार आप मुझे इल्ज़ाम देंगे कि मेरी रोनी शक्ल देख के, मेरी सच्ची बातें सुनकर आप बाहर की रंगीनियों में पनाह लेने पर मजबूर हुए। बहुत खूब। टू हेल विद योर कॉम्प्लेक्सेस। पता नहीं कौन सी रंगीनियों के अंदीशे पाल रखे हैं तुमने। वो बुन्ना गया और जोर से ड्रेसिंग टेबल के पास रखे स्टूल को ठोकर मारी। मार्बल के फर्श से स्टील रॉड के स्टूल के टकराने की जोरदार आवाज़ ने अपने कमरे में बैठी टीवी देखती बच्चियों को चौंक जाने पे मजबूर किया। तकदीस ने टीवी का वॉल्यूम कम किया। जाफ़र महमूद की ऊंची आवाज़ें, मदीहा के कभी सिसकने की तो कभी तड़प के चिल्लाने की आवाज़ें दरवाज़ों और दीवारों की हदें पार करके पूरे घर में फैल रही थी। उसके चेहरे पर सरासीमगी फैल गई। आवाज़ ऊंची करो तकदीस, कितने मज़े का टॉक शो है। उससे 1.5 साल बड़ी तहरीम ने प्रोग्राम में रखना पड़ते देख के जुज़बुज़ होते हुए कहा। वो मामा पापा तो क्या करें, ये तो रोज़ की बात है। कुछ वो तबन लाउबाली थी, कुछ तकदीस ज़रूरत से ज़्यादा हसास, इसलिए बड़ी बहन की इस बात पे कुछ खफा सी उठी। रिमोट उसके पास फेंक कर खुद कमरे से निकल गई। आप एक इंतहाई अय्याश और रंगीन मिजाज इंसान हैं, कब तक इस सच्चाई पे पर्दा डालेंगे? सारा घर, सारा ख़ानदान, सारा शहर जानता है और आप मुझसे छुपाना चाहते हैं। तुम यकीन क्यों नहीं करती मेरी बात का? जाफ़र महमूद का लहजा थकने लगा था। वो मदीहा की ज़िद के आगे हार रहा था। जैसे तुम्हारे शक ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है और आपके करतूतों ने मेरी। वो इंतहाई तनफ़ुर से बोली और ठंडी सीढ़ियों पर बैठी तकदीस खुद भी बर्फ़ जैसी ठंडी हो गई। उसे यकीन नहीं आया कि ये उसकी मामा की आवाज़ थी। होश संभालने से लेकर अब तक अपने मामा पापा के दरमियान बहुत अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात तो उसने कभी भी नहीं देखे। हमेशा एक तल्ख सा पर्दा दोनों के दरमियान हायल रहा। कभी ये धुन छटी भी तो बस चंद दिनों के लिए, लेकिन इस खिंचाव के बावजूद एक लिहाज माने रहता। और अब जैसे उसकी मामा ने सारे लिहाज बलाए ताक रख दिए थे। वो उसके पापा से ऐसी ऐसी बातें कर जाती कि तकदीस के रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन इसके बावजूद उसे कभी मामा पे गुस्सा नहीं आता था। उनसे गिले ज़रूर थे, शिकायतें ज़रूर थी, मगर गुस्सा उन पे नहीं आता था। आता था तो पापा पे, जिनकी वजह से मामा इतनी बदल गई थी। अब वो इस उम्र को पहुंच गई थी कि ये जान सके कि उसकी मामा को पापा से कौन सी शिकायतें हैं, पापा की वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से मामा इतनी तल्ख हो जाने पे मजबूर हुई। वो सिर्फ जान सकती थी, परख नहीं सकती थी कि कौन सही है कौन गलत। मेरे ख्याल में मैं इस घर में, इस कमरे में ही आना छोड़ दूं तो ठीक रहेगा। शायद यही चाहती हो तुम। मैं या आप? खुदाया, किस अजाब में फंस गया हूँ। वो दोनों मुट्ठियों में बाल जकड़े बेड पर गिर गया। उसके असाब टूट रहे थे। ऑफिस से आने के बाद उसने ना लिबास तब्दील किया था, ना जूते उतारे थे। उसी हुलिये में बिखरा बिखरा वो बेड पे आरा तिरछा पड़ा मदीहा को तस्कीन पहुंचा रहा था। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगी जाफ़र महमूद कि तुम किसी और की जानिब नज़र उठा सको। मैं इस तरह तुम्हारे हवासों पर सवार रहूंगी कि तुम किसी दूसरी के बारे में सोचने के लिए फुर्सत ही ना निकाल सकोगे। उसने अपनी हिकमत अमली पर खुद को जी भर के दाद दी, ये जाने बगैर कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, और ख़ुद भी बेड के दूसरे सिरे पर टिक गई। दिन को आधा आधा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। रात की बात अलग है साजन, रात की बात अलग। बहुत अच्छा किया तुमने मुनज़्ज़ा जो रहने आ गई, कुलसूम ने खुशदिली से कहा। पहले तो वो ये यकीन करने पे ही तैयार नहीं थी कि मुनज़्ज़ा बेटी के साथ 3 दिन यहाँ रहने आई है। पहले पहले दूसरे मैके वालों की तरह वो और जमील भी उसके मैके आने और आके रहने के लिए इसरार किया करते थे, मगर मुसलसल साफ इनकार सुनने के बाद उसकी सर्द महरी और गुरेज भांप के खुद ही पीछे हट गए। इसलिए कुलसूम को ये बात उसका नफीसा मजाक ही लगी। यहाँ तक कि भाभी को यकीन दिलाते दिलाते खुद मुनज़्ज़ा ही शर्मिंदा हो गई। तब जाके उन्हें यकीन आया।
पुप्पो, आप वाकई हमारे यहाँ रहेंगी? बच्चों के लिए भी ये एक हैरत अंगेज और खिलाफ मामूल बात थी। रात भी रुकेंगी? अंकल लेने तो नहीं आएंगे? वो हर तरह से तसल्ली कर रहे थे। लो, अम्मा ने पीछा छोड़ा तो बच्चों ने पकड़ लिया, मुनज़्ज़ा ने हंसकर कहा। सोहा बहुत चुपचाप है। सोनिया ने अपने से चंद साल छोटी सोहा का हाथ दोस्ताना अंदाज में थामते हुए कहा। छोटी थी तो चाबी की गुड़िया की तरह बोले चली जाती थी, और तुमसे तो खासी मानूस थी, गोद से ही नहीं उतरती थी। कुलसूम के हंस के कहने पे सोनिया ने मुस्कुरा के सोहा को देखा। एक हल्की सी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सोहा के लबों पे भी आन रुकी। इतना मिलना मिलाना रहा भी तो नहीं कि ये अपनायत वक्त और उम्र के साथ बढ़ सकती। कुलसूम संजीदा हो गई। मुनज़्ज़ा चुपचाप अपनी हथेलियों को मसलने लगी। सोनिया सोहा को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसका अंदाज दोस्ताना था, मगर सोहा के रवैये में अभी झिझक थी। एक शहर में रहते हैं, एक बहन भाई की औलादे हैं, मगर फासले ऐसे जैसे दूर के रिश्तेदार हों, कुलसूम ने आज़र्दगी से कहते हुए जताया। यही फासले मिटाने तो आई हूँ भाभी। जमशेद और सना 7 समंदर पार रहते हैं, साल बाद आते हैं, मगर उनके बच्चों और मेरे बच्चों में ऐसी दोस्ती है कि जैसे एक साथ पल के बड़े हुए हों। ज़रा अजनबियत का एहसास नहीं होता उन्हें यहाँ आके, इसलिए कि उनके माँ बाप ने दूर रहने के बावजूद उन्हें हमारे लिए और हमें उनके लिए अजनबी रहने नहीं दिया। जबकि सोहा, खैर अब तुम आती जाती रहोगी तो बच्चों में उनसियत और लगाव भी पैदा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। दरअसल सोहा कुछ है भी अलग थलग रहने वाली। मैं खुद चाहती हूँ कि इसकी आदतें बदलें, दोस्ती करना, मिलजुल के रहना सीखे। देर आयद दुरुस्त आयद। तुम्हें ये ख्याल तो आया कि अकेले रहना कितनी मुश्किल और नाकाबिले अमल बात है? तुमने तो इतने सालों तक पता नहीं किस बात की सज़ा दी हमें, जबकि खुदा गवाह है कि हमने तुम्हारा भला ही करना चाहा था। पता नहीं ये सज़ा मैंने आपको दी थी या खुद को या शायद सोहा को। खैर छोड़े ये पुरानी बातें, कोई नई बात सुनाए। नई बात तो ये है कि सोनिया के लिए मेरे दुबई वाले भाई भाभी ने बात छेड़ी है। सोनिया के लिए? मुनज़्ज़ा को हैरत हुई। वो तो बहुत छोटी है, मेरी सोहा से 4-4.5 साल ही बड़ी होगी। और तुम्हारी सोहा भी खैर से 12वें साल में है। लड़कियों को बड़ा होते कौन सा देर लगती है। कुलसूम भाभी की बात पे मुनज़्ज़ा ने गर्दन मोड़कर दूर बैठी सोहा को देखा। सोनिया से उसका कद 1 आध इंच ही कम होगा, बस दुबले पतले वजूद की वजह से उम्र चुगली खा रही थी। वाकई वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, उसने सोचा। उस घर में इस तरह नज़र भर के सोहा को देखने की फुर्सत ही कब मिलती थी। इस पे भी सगी औलाद को ज़्यादा तवज्जो देने का फतवा सादिर होने का डर लाहक रहता था। मैं सोहा की शादी करूँगा, मगर उसे रुखसत नहीं करूँगा। किसी को घर दामाद बनना है तो सो बिस्मिल्लाह, मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। मजहर की भोली बसरी सरगोशी हवा के दोष पर बरसों का सफ़र तय करती उस तक पहुंची। और भाई भाभी ने कौन सा कल परसों तक शादी करने को कहा है? अभी तो सोनिया भी पढ़ रही है और फवाद भी। 4-5 साल तक देखेंगे शायद। यानी आपकी मर्जी है? उसने मुस्कुराते हुए हाजिर रहने की कोशिश की। हाँ मर्जी तो है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। सब तेरी शह है नवीदे। अरसे बाद शमशाद बेगम पे सारे घर की जिम्मेदारी आन पड़ी तो वो बौखला के रह गई। आज अभी दूसरा दिन था मुनज़्ज़ा को मैके गए हुए और उसके हाथ पैर फूल के रह गए थे। हालांकि जाते जाते वो दोपहर और रात का खाना भी पका गई थी। दोपहर के लिए रोटियां पका के हाट पाट में रख दी थी। रात को शमशाद को रोटियां नहीं पकानी पड़े, इसके लिए वो ताहरी के चावलों का बिगाड़ भी लगा गई थी। वजह थी कि सास को वैसे तो घर के ख़ुसूसन किचन के सभी कामों से चिढ़ थी, मगर रोटी पकाने से उसकी ख़ास तौर पे जान जाती थी। जब कभी मूड में होती, अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी के किस्से और सास नंदों से अपने मार के खूब चस्के ले लेकर और फ़ख्र से सुनाया करती, जिनमें से अक्सर तारीख़ी मार के रोटी पकाने के तनाज़े पर होते थे। इसलिए उसने ये एहतमाम किया था। नवीद मुराद के 2-3 दिन के कपड़े भी इस्त्री करके अलमारी में लटका दिए थे। जाहिर है अब रोटियां तो वो 2-3 दिन की पका के हाट पाट में नहीं रख सकती थी। सो पहला दिन तो ज़रा कम बड़बड़ करते हुए गुजरा। अगरचे हाट पाट की रोटियों को खाने पे भी खासी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन अगला दिन शमशाद ने तड़प के गुजारा। 2-3 थप्पड़ तो वशमा को दे मारे। सफाई वाली मासी से संगीन किस्म की बदकलामी और गालम गलोच हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि वो रोते धोते आइंदा इस घर में कभी कदम ना रखने की कसम खाते हुए गई, जहाँ चंद सौ की तनख्वाह के बदले इस हद तक जिल्लत सहना पड़ती है।
वशमा ने नहाने की बात इस शर्त पर मानी कि वो नहाकर अपना गुलाबी चिकन का नया जोड़ा पहनेगी जो मुनज़्ज़ा उसके लिए लाई थी। और शमशाद ने उस गुलाबी चिकन के जोड़े को ढूंढने के लिए सारी अलमारी ऊंधी कर दी, मगर वो ना मिलना था ना मिल के दिया। कमरे और अलमारी का जो हशर हुआ सो अलग। मेरी सारी अलमारी ख़राब कर दी दादो, आपसे तो कोई काम सही नहीं होता। पोती के ठिनक के बोले गए कड़वे सच पे उसकी तवाज़ो एक करारे थप्पड़ से की गई। इतने में किचन में चढ़ाया गोश्त कुकर के अंदर ही कबाब हो गया। इस हरकत की पादाश में प्रेशर कुकर की माँ बहन एक की गई। जिस वक्त सफाई वाली मुलाजमा शमशाद के हत्थे चढ़ी थी तब वो गिराज धोने लगी थी, इसीलिए पानी की मोटर के नल से पाइप भी लगा रखा था। ये काम तो शमशाद की गालियों की नज़र हुआ और वो सब अधूरा छोड़ के चली गई। शमशाद ने उसके जाते ही मोटर तो बंद कर दी मगर नल खुला ही रहा। सारा पानी बह चुका था और पानी की टंकी खाली हो चुकी थी। दादो, पानी नहीं आ रहा, कैसे नहाऊं? जिस वक्त शमशाद जले हुए गोश्त को देखकर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी तब वशमा ने किचन में झांक कर ये खुशखबरी सुनाई और दूसरा थप्पड़ भी वसूल किया। बदबख्त, जान के नल खुला छोड़ा होगा ताकि नहाना न पड़े। जलील, अब पानी कहाँ से लाऊं? दोपहर का 1 बज रहा है, शाम 5 बजे से पहले पानी किसी तरह नहीं आने वाला, चाहे 4-4 मोटरें चला लो। नियाज से आपा। खाना बनाना भूल के अब वो सर पकड़ कर बैठ गई। दोपहर के 2:30 बजे जब भूख ने ज़्यादा ही जोर मारा तो नवीद को फ़ोन घुमाया। आधे घंटे के अंदर अंदर उसका मुलाजिम बिरयानी और मुर्ग चने के साथ नान पकड़ा गया। चला रोटी खा ले। उसे एहसास था कि अपनी जिल्लाहट में वो सुबह से अब तक वशमा बेचारी को 2-4 थप्पड़ रसीद कर चुकी है, इसलिए ट्रे में खाना उलटकर उसके कमरे में ही ले आई। वो औंधी गिरी तकिए में मुंह दिए सिसक रही थी। अब बस भी कर, दादी से क्या गुस्सा? वो जो माँ है ना तेरी नई वाली फापे कुटनी, उसी की वजह से हुआ है सारा कुछ। ना वो सारा कुछ मेरे सर पे डाल के भाई के घर बैठती, ना मेरा दिमाग घूमता। आ मेरी रानी है, तू तो दादी की लाडो रानी है। उसके पास बैठ के बालों में उंगलियां चलाते हुए शमशाद चौंक उठी। हाय, मैं मर गई, इतना डाढ़ा तप, सारा पिंडा भांबड़ बना हुआ है। वो बेचैनी से उसके माथे और कांधों पर हाथ फेर फेर कर बुखार की हिद्दत का अंदाज़ा करने लगी। फ़ौरन नवीद का नंबर दोबारा मिलाया गया। वशमा बड़ी बीमार है, तेज़ तप चढ़ा हुआ है। कब से हैं? इस सवाल पर वो चकरा गई। अभी तो वो बताने लगी। 1-2 मिनट में इतना तेज़ बुखार? थोड़ी देर पहले तो आपने खाना मंगवाने के लिए फ़ोन किया था, तब तो नहीं बताया। तब मुझे क्या पता था? यानी बुखार तब भी था, सिर्फ आपको पता नहीं था। कमाल है, आपने बच्ची की खबर तक नहीं ली सुबह से। बेदीद जरा करता जा रहा है माँ से। शमशाद को अब के ताऊ ही तो आ गया। मैंने बीमार किया है, अब क्या सारा घर छोड़कर उसकी पट्टी से लग के बैठ जाती, ये देखने के लिए कि कब बुखार चढ़ता है। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। अभी खेलती फिर रही थी, अभी मंजी पे पड़ी है। घर आ, इसे डॉक्टर के पास लेकर जा, मेरा दिमाग ना खा। माँ की झाड़ सुनकर नवीद ज़रा धीमा हुआ। मैं निकल रहा हूँ, आप उसे पानी की पट्टियाँ करें तब तक। और वो प्याले में पानी लेकर पट्टियाँ करने बैठ गई। सामने ट्रे में बिरयानी से भरी प्लेट, मुर्ग चने का प्याला, रोगनी नान पड़े भाप उड़ा रहे थे। शमशाद की नज़रें बार बार पोती के चेहरे से भटक के खाने तक जाती और पेट में एक ज़बरदस्त लहर उठने लगती। 10-12 मिनट तक पट्टियाँ करने के बाद उसे लगा जैसे वशमा का बुखार कम हो रहा है। वशमा? दादी की पुकार के जवाब में ऊँगती हुई कराह उसके लबों से निकली। दादी सदके, तप होला हुआ है? इस सवाल का जवाब वो क्या देती, दोबारा कराह के रह गई। शमशाद ने उसके माथे को छू के देखा, बुखार वाकई कम हुआ था। उसने दुपट्टे के पल्लू से हाथ खुश्क किए और ट्रे अपने आगे खिसका ली। बिरयानी के बड़े बड़े नवाले निगलती वो बेताबी से भूख मिटा रही थी जब नवीद मुराद अंदर दाखिल हुआ। उसने ठिठक के रुकते हुए एक नज़र बुखार से नीम बेहोश पड़ी बेटी को देखा और फिर मुर्गी की टांग से इंसाफ करती माँ को देखा। उसकी नज़रों में एक वाजिया और जताने वाली नागवारी थी। मैंने पट्टियाँ की थी, उसने गड़बड़ा के कारकर्दगी जताई, मगर नवीद वशमा को बाजू पे उठा के मजीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। शमशाद बेगम ने नापसंदीदगी से उसे घूरते हुए सर झटका और दोबारा खाने में मगन हो गई। पेट भर गया तो नए सिरे से वशमा की फिक्र जाग उठी। और एक किस डॉक्टर के पास ले गया है, मुझे झूठे मुंह भी नहीं कहा साथ जाने को। वो इधर से उधर चक्कर काटती रही। खाना भी हजम हो गया। 1.5-2 घंटे में नवीद वशमा को लेकर आ गया।
गला ख़राब होने की वजह से बुखार हुआ है, 2 इंजेक्शन लगे हैं, दवा भी दी है डॉक्टर ने। बुखार कम है, रात को किसी भी वक्त दोबारा तेज़ हो सकता है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि तशवीश की कोई बात नहीं। दवा की एक खुराक और देने से और पट्टियाँ करने से बुखार उतर जाएगा। ये भी हो सकता है दोबारा तेज़ ही ना हो, अलबत्ता परहेज़ करना होगी कुछ अरसा। उसने तफसील बता के माँ की तसल्ली तशफ़ी कराना चाही, जो चटाचट वशमा को चूमे जा रही थी। मेरी शहज़ादी, मेरी रानी, मेरी जिंद, इसे कुछ खाने को दें अम्मा। बिरयानी। वशमा ने ट्रे में बिरयानी की बाकियात देख के फरमाइशी सदा बुलंद की। दादी सदके। शमशाद ने प्लेट में से बिरयानी हाथ के नवाले में भरी और वशमा के मुंह में डालने लगी। क्या कर रही हैं अम्मा? मैंने अभी बताया है कि डॉक्टर ने इसे परहेजी खाना देने को कहा है। ये बर्तन तो इधर से उठा लेने थे कम अज़ कम, ताकि इसका दिल ना ललचाता, और इसके लिए सूजी या साबूदाना वगैरह बना दे। वो बड़बड़ाते हुए ट्रे उठा के किचन की तरफ बढ़ गई। इकलौती और लाडली पोती से मोहब्बत अपनी जगह, मगर काम करने से उसकी जान जाती थी। रात तक तोहन करहन उसने हर वो काम किसी न किसी तरह कर ही लिया जो ज़रूरी था, मगर सुबह उठते ही नवीद मुराद ने उसका फूला हुआ मुंह देखा। जा लेकर आ अपनी जनानी को, मुझसे नहीं संभाला जाता सारा घर। अम्मा वो 3 दिन का कह के गई है, आ जाएगी कल सुबह तक। नवीद ने माँ का मूड भांप कर खुद ही चाय का पानी चढ़ाया। ना तेरी जुबान घिसती है कहते हुए, लड़की बुखार से आदमुई पड़ी है और वो मैके जाके मंजी तोड़ रही है, बेगैरत। कुछ नहीं हुआ वशमा को, मामूली सा गला ख़राब था, अब ठीक है, शाम तक और बेहतर हो जाएगी। बल्ले, जनाने की बात आई तो मामूली गला ख़राब, शाम तक ठीक हो जाएगी। और कल माँ को जो उठ उठ के सुना रहा था कि मेरी बच्ची का ख्याल नहीं रखा, वाह जी वाह। वो हाथ नचा नचा के कहती रही और नवीद पेशानी पर बल लिए चाय पत्ती का डब्बा ढूंढता रहा। मैं कह रही हूँ मुझसे नहीं होते इतने काम। ये भी आपका फैसला था, अच्छी भली काम वाली थी, सारा दिन रहती थी, सारे काम आसानी से हो जाते थे, आप नहीं हटाया था। और अब कल काम वाली मासी से पता नहीं कौन सा भड्डा किया है जो वो आज नहीं आई। दफा कर उस काले बूथे वाली को, पक्की चोरनी थी, मैंने कल उसे जवाब दे दिया है। भुगते फिर, नवीद ने तलखी से कहते हुए फ्रिज का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। मेरी बुढ़ी हड्डियाँ इस जोगी कहाँ कि सारे काम कर सके। काम वालियाँ हटाई हैं तो तेरे फ़ायदे के लिए ही हटाई हैं। तेरी कमाई सोखी नहीं है जो काम वाली मुस्टंडियों पर उड़ा दूँ। जनानी किस लिए है तेरी? खा पी के डकार मारने के लिए। ये चाय पी लें, वशमा उठेगी तो गर्म दूध के साथ रस या उबला अंडा खिला दे। उसने माँ के सामने चाय का मग रखा। तू अभी मेरे सामने फ़ोन कर उसे, वशमा के बुखार का बता, अभी पता चल जाएगा कितना दर्द है उसके दिल में तेरी औलाद के लिए। देखती हूँ आती है या नहीं। नवीद ने चाहा दूसरी बहुत सी बातों की तरह वो माँ की ये बात भी अनसुनी करके चुपके से निकल जाए, मगर बंदा बशर था, दिल में खटक सी पैदा हुई। आजमाने में क्या हरज है, ज़रा देखूँ तो सही। और शमशाद के महज एक बार और कहने पे वो बज़ाहिर जुज़बुज़ होता जमील के घर का नंबर मिलाने लगा। सिर्फ एक दिन लगा था सोहा को अपने खोल से बाहर आने में। कज़न्स के साथ वो ऐसे घुल मिल गई जैसे सालों से उनके साथ ही रहती आई हो। जमील ने भी अरसे बाद मैकी आई बहन की खुशनुदी का ख्याल करते हुए बहुत से प्रोग्राम बनाए। रात को भी वो सब बच्चों को सिंदबाद और जॉयलैंड लेकर गए। वापसी पे बच्चों की ही मर्जी से मैकडोनल्ड में खाना खाया गया। अगरचे सोहा के लिए ये सब नया नहीं था। नवीद मुराद कभी भी वशमा को अकेले कहीं नहीं लेकर गया था। वो और मुनज़्ज़ा भी साथ साथ होती थी। इस शहर के सभी काबिल दीद मुकामात वो देख चुकी थी, हर मशहूर रेस्टोरेंट जा चुकी थी। आउटिंग के दौरान जितनी शॉपिंग वशमा की होती उसके लिए भी उतनी ही और वैसी ही शॉपिंग की जाती, मगर एक वाज़िया फ़र्क था जो वो अपने और वशमा के दरमियान महसूस करती थी। वो हर उस प्रोग्राम में शामिल होती जो वशमा के लिए उसका बाप बनाता था। कभी उसके लिए या उसकी पसंद और फरमाइश से बने किसी प्रोग्राम में वशमा को शामिल नहीं किया जाता था। हमेशा उसके लिए वैसी चीज़ बराबर ख़रीदी जाती जैसी वशमा के लिए ली जाती थी, मगर वशमा के लेने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी शॉपिंग के साथ वैसे ही शॉपिंग वशमा की भी की जाती कि उसकी दिल आज़ारी ना हो। वो हर अच्छे रेस्टोरेंट में नवीद, मुनज़्ज़ा और वशमा के साथ बैठकर खाना खाती, मगर हर उस रेस्टोरेंट में जहाँ जाने का फ़ैसला नवीद मुराद करता और वो ये फ़ैसला अमूमन वशमा की फरमाइश पे करता। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वशमा ने KFC जाने की ज़िद की हो और सोहा अचानक पिज़्ज़ा हट जाने की फरमाइश कर दे और नवीद मुराद मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी का रुख पिज़्ज़ा हट की जानिब मोड़ दे।
उसे हर चीज़ वशमा के सदक़े में मिलती थी और वक्त गुजरने के साथ साथ उसे इसका एहसास पहले से बढ़ के होने लगा था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। भांजी अरसे बाद रहने आई थी, बाप की शफकत से महरूम थी, सुतेले रिश्तों के साए में रहती थी। उसका दिल खुश करने के लिए मामू ममानी बसात से बढ़ के कोशिशें कर रहे थे। उनके बच्चे भी सोहा से उम्र में बड़े थे और समझदार थे। इस कोशिश में वो माँ बाप का बराबर साथ दे रहे थे। कहाँ जाएगी हमारी बेटी, क्या खाएगी हमारी गुड़िया, सोहा से पूछो, सोहा जैसे कहे, जो सोहा की मर्जी। ऐसी बातें सुनना उसके लिए एक नया तजर्बा था। वो जी भर के इस तजर्बे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी और मुनज़्ज़ा बेटी के चेहरे पर इतनी तमानियत, इतनी सरशारी और इतनी तस्कीन पहली बार देख रही थी। वो तो उसके चेहरे पे इज़्माल, पजमर्दगी और तलखी देखने की आदी हो चुकी थी। यतीमी का एहसास जैसे उसके हर नक्श में बोल रहा होता, हसरतें जैसे उसकी आंखों में चिस्पा होकर रह गई थी। वो ये सारे पुराने रंग उतरते और नए रंग आते देख के खुश हो रही थी। शायद मेरा यहाँ आने का फ़ैसला ठीक था। हर माँ नहीं तो हर दूसरे माँ मुझे 2-3 दिन के लिए यहाँ आना चाहिए। रिश्तों और मोहब्बत की ऑक्सीजन मिलती रहेगी मेरी बच्ची को। मामा, ममानी ने कहा है सैंडविचेस तैयार हैं? सोहा ने अंदर झांक के पूछा। मुनज़्ज़ा जो अपने सूट पे इस्त्री कर रही थी, बात का जवाब देते देते रुक कर उसे देखने लगी। ब्लैक जीन्स पर घुटनों तक आते सफ़ेद कुर्ते, सफ़ेद डॉट्स वाले ब्लैक स्कार्फ को गले में डाले, कांधों से नीचे तक आते बालों की ऊंची सी पोनी के साथ वो कितनी प्यारी, कितनी उजली लग रही थी और कितनी मासूम भी। नहीं बनाए? उसने हैरत से पूछा। बना लिए हैं, कूलर भी भर लिया है और फ्रूट बास्केट भी तैयार है, मुनज़्ज़ा ने मुस्कुरा के जवाब दिया। मगर आप तैयार नहीं हैं, जल्दी करें। बस मैं शावर लेने जा ही रही थी। तुम ये दुपट्टा तो प्रेस करना ज़रा। फिर बाथरूम में जाते जाते मुड़ी। कर लोगी? उसने तस्दीक चाही। ऑफ कोर्स। वो अनाड़ीपन से दुपट्टे पे इस्त्री फेर रही थी जब फ़ोन की घंटी बजी। कुछ देर बाद सोनिया की आवाज़ आई। पुप्पो, मामा नहा रही हैं। सोहा की सारी तवज्जो दुपट्टे पे थी। उसने मुड़े बगैर जवाब दिया। ओह अच्छा, तुम बात कर लो, तुम्हारे पापा का फ़ोन है। वो चौंक के मुड़ी। सोनिया कार्डलेस फ़ोन साइड टेबल पर रख कर जा चुकी थी। आई क्यों नहीं फ़ोन पे? शमशाद ने नवीद को 2 ही मिनट में फ़ोन निपटा के वापस रखते देखकर पूछा। नहा रही है। 10 मिनट बाद दोबारा कर। मैंने पैगाम दे दिया है, सोहा थी फ़ोन पे। वो शतुंगरी, उसी का तो फसाद है सारा। ना वो आग लगाती, ना बात बढ़ती और ना उसे मैके जाने का चाव चढ़ता। इतने सालों से तो गई नहीं, अब अच्छा बहाना मिला है। वशमा और सोहा से शुरू होने वाली सास बहू के तनाज़े से अब तक नवीद बेखबर था, मगर शमशाद की बेदिहानी में कही गई बात ने उसे चौंका के रख दिया। कौन सी आग, कौन सी बात बड़ी थी, क्या हुआ था? शमशाद मुंह से बात निकाल कर पछताई। कुछ नहीं, ऐवी ही काकियां लड़ पड़ी थी। बच्चियों में अव्वल तो लड़ाई होती नहीं, और बिलफर्ज हो भी तो मुनज़्ज़ा ऐसी नासमझ नहीं है कि इस लड़ाई को बुनियाद बना के मैके जा बैठे। हाँ, नासमझ तो मैं हूँ। हर बार बेटे के मुंह से इरादतन या गैर इरादतन बीवी की तारीफ सुनकर शमशाद को यही लगता जैसे ये उसकी बुराई है। और क्या कुछ नहीं होता घरों में? नीसनी औरतें अपने बंदों से बातें छुपा लेती हैं, जैसे तेरी जनानी करती है, वरना उसकी लड़की तो हर वक्त लड़ने पे तैयार रहती है। उसने ना कभी तुझे बाप समझा है, न वशमा को बहन। इस बात से इख्तलाफ करने की नवीद हिम्मत ना कर सका। अगरचे सोहा ने कभी उससे बदतमीज़ी नहीं की थी, हमेशा उसके सामने खामोश और बाअदब ही रहती थी, लेकिन उसके अतवार कभी कभी नवीद को खटक जाते थे। वो उसे इस अपनायत से पापा कहकर नहीं पुकारती थी जिस अपनायत से वशमा मुनज़्ज़ा को मामा कहती थी। उसकी निगाहों में इस घर और इस घर के मकीनों के लिए एक अजनबियत भरा एहसास रहता था। बहरहाल अगर ऐसी बात होती तो मुनज़्ज़ा मुझे जिताती ज़रूर। उसके किसी अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो नाराज़ होकर जा रही है। इसीलिए तो मैं उसे मीसनी कहती हूँ, हवा नहीं लगने देती अपने इरादों की। और मैं बताती हूँ तुझे क्या हुआ था परसों। उसने सारा वाक़या नमक मिर्च लगा के नवीद मुराद को सुनाया, जिसका लुब्बे लबाब ये था कि मुनज़्ज़ा अकेले में वशमा को डराती और धमकाती है, क्या खबर मारती भी हो। और ये भी हो सकता है कि वशमा का बुखार गले की खराबी से नहीं बल्कि मुनज़्ज़ा की दहशत से हुआ हो। यह नुक्ता भी शमशाद बेगम को बैठे बिठाए सूझा था और उसने अचानक निकल आने वाली दलील पे ख़ुद को दाद भी दी थी। देख ले, 10 मिनट क्या आधा घंटा हो गया, आया है उसका फ़ोन। तूने बताया भी था वशमा की बीमारी का। अपनी औलाद होती तो तड़प जाती,
मगर हक खा, मेरी यतीम मिस्कीन वशमा, अपनी माँ होती तो रोना किस बात का था। जी घर के सब लोग तो पिकनिक पे गए हैं, शाम तक आएंगे। मुझे घर के लोगों से नहीं, मेहमान से बात करनी है, मुनज़्ज़ा बीबी से। जी वो भी गई हैं, उन्हीं के लिए तो पिकनिक रखी गई है। कब निकले हैं? नवीद ने शौक से निकलते हुए दरियाफ्त किया। जी अभी 10-12 मिनट पहले। नवीद ने रिसीवर रखते हुए वॉल क्लॉक की जानिब देखा। सोहा को वशमा की बीमारी की इत्तला उसने 30 मिनट कबल दी थी। तब मुनज़्ज़ा बकौल उसके नहा रही थी। नहाने के बाद जाने से कबल भी उसने फ़ोन करके वशमा की खैरियत तक दरियाफ्त करने की जहमत गवारा नहीं की थी। और क्या जाना इतना ही ज़रूरी था? मुतहम्मिल मिजाज और कम गोसा नवीद मुराद उस वक्त उबलने को तैयार बैठा था और आंच तेज़ करने वाली शमशाद बेगम भी साथ थी। पिकनिक की खुशी अभी उसके चेहरे से मानिद नहीं पड़ी थी कि माँ के हाथ में रिसीवर और चेहरे के तासुरात देख के उसका चेहरे का रंग उड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरान कम परेशान ज़्यादा लग रही थी। नहीं मुझे तो, मगर देखे, मैं बार बार कुछ कहने की कोशिश करती मुनज़्ज़ा को देख के सोहा को एकदम रोना सा आ गया। मामा, वो सुस्त कदमों से उसके बराबर जा खड़ी हुई। वो समझी शायद वो कुछ पूछने आई है। हाथ से उसे रुकने का इशारा करते हुए वो मुसलसल सफाइयाँ पेश करती रही। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, ज़रूर कहा होगा आपने, लेकिन किसी और से, वो सोहा नहीं होगी। कोई रॉन्ग नंबर मिल गया होगा, किसी बच्चे ने शरारत। मामा, इस बार सोहा ने माँ का वो हाथ ज़ोर से पकड़ के खींचा जो रिसीवर थामे हुए था। मामा, वो मैं ही थी, वो चिल्लाई। मुनज़्ज़ा ने बेदिहानी में एक बार फिर उसे झंझलाहट भरे अंदाज में चुप होने का इशारा किया। मैं कह रही हूँ कि सोहा, और फिर चौंक के सोहा को देखा। आंखों में बेयकीनी थी। सोहा ने लब काटते हुए आंसू भरी आंखों के साथ एक मुजरमाना इतराफ़ के तौर पर असबात में सर हिला दिया। उसकी पलकों पर टंगे आंसू इस खफीफ सी हरकत के साथ गालों पर फिसल आए। मुनज़्ज़ा ने ढीले ढाले अंदाज में रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। कैसी है वशमा? रिक्शे से उतरते ही वो अंदर भागी थी और बेताबी से सवाल किया। नवीद ने सपाट नज़रों से उसे देखा। ठीक है अब। वो वशमा के पास बैठ के उसका माथा चूमने लगी। इतनी फिक्र थी तो तब आ जाती। शमशाद भी पीछे पीछे अंदर आई। अब इतने ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है? ये कहते हुए उसने ज़रा ध्यान से जायज़ा लिया और ताज़ा दम होकर नए जोश से हमला किया। खाली हाथ, अकेली आई है, यानी अब भी मैके से वापस आने का कोई इरादा नहीं। एवं ही एहसान जताने घड़ी दो घड़ी के लिए आई है। ना आती, वशमा कोई लावारिस नहीं बैठी। नवीद को भी उसका बग़ैर सामान के और बग़ैर सोहा के आना खला। सामान बिखरा पड़ा था। मेरा कल सुबह आने का प्रोग्राम था, सोचा था रात को पैकिंग कर लूँगी, इसलिए अब वशमा की बीमारी का सुना तो रहा नहीं गया। सोचा सामान पैक करने लगी तो बहुत देर हो जाएगी, बस रिक्शा पकड़ा और आ गई। भाभी पैकिंग वगैरह करके कल भाईजान के साथ सामान भेज देंगी। और जल्दी जल्दी सफाई पेश करते हुए वो ज़रा धीमी पड़ी और शर्मिंदगी से नज़रें झुका के कहा, और सोहा को भी। अभी मैं खुद ही उसे नहीं लाई। बहुत डरी हुई थी और शर्मिंदा भी। गलती हो गई है उससे। ओह, तो तुम्हें यकीन आ ही गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारी बेटी ने फ़ोन सुना था, मगर तुम्हें बताने की जहमत गवारा नहीं की। वो बचपना था उसका, प्लीज़ आप कोई गलत मतलब ना लें इस बात का। कैसा बचपना? मेरी बच्ची की बीमारी कोई मानी नहीं रखती उसके लिए। मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारी बेटी का जो उसने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। मेरी बच्ची और तुम्हारी बेटी की तकरार नवीद मुराद के मुंह से सुनना कहीं ज़्यादा तकलीफ दे लग रहा था बनिस्बत उस एतराफ़ के जो उसने सोहा के मुंह से सुना। बच्ची है, नासमझ है, बात की गहराई में नहीं गई। सिर्फ ये सोचा कि मैं पैगाम सुनते ही घर वापस जाने का फ़ैसला कर लूँगी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी, अभी रुकना चाहती थी, इसलिए। गिड़गिड़ाते वो चुप हो गई। नवीद के चेहरे के तासुरात संगलाख थे। और वो ऐसा क्यों नहीं चाहती थी? उसने बहुत ठहरे अंदाज में पूछा। मुनज़्ज़ा इस सवाल के तसल्ली बख्श जवाब के लिए अल्फाज ढूंढ ही रही थी जब शमशाद ने भी तंजिया कहा, अब बोल, क्या दबा हुआ है उसका वहाँ? वो खुश थी वहाँ, इसलिए। मगर वो भी अब वशमा के लिए बहुत परेशान है। और नहीं, नवीद ने हाथ रोक के उसे सोहा की मज़ीद वकालत करने से रोक दिया। उसे कहो परेशान मत हो, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस वो खुश रहे। अरे मुनज़्ज़ा, तुम आ गई?
कुलसूम ने मटर छीलते छीलते उसे देखकर हैरत से पूछा, अभी 2 घंटे पहले तो वो इतनी परेशानी के आलम में घर से निकली थी। जी भाभी, मैंने सोचा सामान वगैरह भी पैक कर लूँ, एक ही बार सुबह चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, कुलसूम ने सुकून की सांस खारिज की। सामान का क्या है, सुबह आ जाता मुन्नी, जमील ने भी साथ बैठते हुए कहा। और नवीद भाई साहब का मूड कैसा था? उन्होंने इस बार मुहतात लहजे में उससे पूछा। ठीक ही होगा, जब ही तो, कुलसूम ने शोहर की तसल्ली कराना चाही। वैसे सच्ची बात है, एक बार तो मैं मुन्नी को आते देख के घबरा ही गई। मुझे लगा शायद सुहा की गलती को उन्होंने माफ़ नहीं किया, बात बढ़ गई है और मुनज़्ज़ा झगड़ के आ गई है। आप घबरा गई कि अभी तो गई है फिर शोहर से लड़के आ गई? मुनज़्ज़ा ने फीकी सी मुर्दा सी मुस्कुराहट के साथ कुछ खोजते हुए कहा। कैसी बात कर रही हो, 100 दफ़ा आओ, मगर हंसी खुशी, हंसते बसते, अपने शोहर की मर्जी से। अल्लाह ना करे जो कभी किसी को लड़ झगड़ के मैके बैठना पड़े। हम तो यही दुआ करते हैं कि तुम अपने घर खुशबाश रहो। मुनज़्ज़ा ने एक गहरी सांस ली। यानी मैं आपको इस घर में कभी कभार कबूल हूँ, मगर मिसेस नवीद मुराद के रोल में। उसने सोचा। फैसला करना अब और आसान लग रहा था। चलो आ गई हो तो अच्छा है, सोहा को भी देख लो, अब तक सहमी हुई है। तुमने भी हद कर दी डांटने डपटने की। आना तो था ही, मेरी बच्ची जो थी यहाँ। एक फैसला कुन चमक उसके चेहरे पे थी। और अब आना जाना भी लगा ही रहेगा उससे मिलने के लिए। अखबार खोलते जमील के और मटर छीलते कुलसूम के हाथ यकदम साकित हुए थे। नजरें मुनज़्ज़ा के चेहरे की तरफ सवालिया अंदाज में उठी। अगर आपकी दिली ख्वाहिश यही है कि मैं अपने शोहर के साथ हंसी खुशी रहूं, तो आपको सोहा को अपने साथ रखना होगा। कितनी ही देर तक कुलसूम कुछ कह न सकी। ऐसा मजाक करना मुनज़्ज़ा की आदत थी न फितरत। इसके बावजूद कुलसूम ने बड़े ध्यान से उसे देखा। शायद मजाक की हल्की सी रमक नजर आए, मगर वहाँ एक जामद सन्नाटा था। जमील भी दम बखुद बैठा मुनज़्ज़ा को तक रहा था, जो ये धमाका करने के बाद सर झुकाए अपने दाएं हाथ की तीसरी उंगली में पड़ी अंगूठी को बाएं हाथ की उंगली और अंगूठे से घुमाए चले जा रही थी। मगर जमील ने खनखारते हुए तफसील जानना चाही इस अचानक फैसले की, लेकिन इससे आगे उसके अल्फाज खो गए। वो मदद तलब नज़रों से कुलसूम को देखने लगा, जो दोबारा मटल छील रही थी, मगर अब उसके अंदाज में एक वाज़िया बेदिली और गायब दिमागी की कैफियत झलक रही थी। जमील की ज़ुबान से अदा हुए उन 4 अल्फाज के बाद दोबारा एक जानलेवा सुकूत तीनों नफूस के दरमियान हाइल हो गया। प्लास्टिक के बाउल में गिरने वाले मटर के दानों की हल्की सी आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई न दे रहा था। मामा आप? सोहा अंदर से निकली, माँ को देखकर ठिठक कर रुकी और फिर खुशी से भागते हुए उसके गले आ लगी। मामू ने बताया ही नहीं कि आप आने वाली हैं। मैं तो समझी कि आप सुबह में मामू के साथ ही। कहते कहते वो रुकी। माँ के सुते हुए चेहरे पर एक नज़र डाल के उसका अपना मुंह भी उतर सा गया। इतनी बच्ची तो वो अब ना रही थी कि मामले और माहौल की गंभीरता महसूस न कर सके, और हालात ने वैसे भी उसे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा हसासियत अता कर दी थी। क्या हुआ मामा? इस बार आवाज़ में वो खनक न थी, एक मोहूम सा अंदेशा झांक रहा था। उन्होंने डांटा? मुनज़्ज़ा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, डांटा तो होगा, बहुत गुस्से में होंगे। वो मानने पर तैयार न थी। अपने जुर्म की संगीनी का एहसास रह रह के हो रहा था। थे, अब नहीं है। यानी मुझे डांट नहीं पड़ेगी? मुनज़्ज़ा ने नज़रें चुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। फिर भी मामा, मैं उनसे सॉरी कर लूँगी। मुनज़्ज़ा ने ज़रा सा रुख मोड़ा और कुलसूम के आगे से बाउल नामहसूस तरीके से अपने आगे खिसकाया और मटर के दाने निकालने लगी। शायद सोहा के सवालों से बचने का इससे कमज़ोर सहारा और ना मिला था उसे। आप कहेंगी तो मैं अभी आपके साथ चली जाऊंगी। इस बार मुनज़्ज़ा कोशिश के बावजूद घबराहट को खुद पे हावी होने से रोक न सकी। मामी ने मुझे समझा दिया है कि गलती करने के बाद छुपने की बजाय उस पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग ली जाए तो। कुलसूम ने अपने उस कबल इस वक्त दिए लेक्चर पर खुद को कोसते हुए जल्दी से उसकी बात काटी। अपने पापा को सॉरी तो तुम फ़ोन पे भी कह सकती हो सोहा, इतनी जल्दी वापस जाने की क्या ज़रूरत है? इस बात पे जहाँ मुनज़्ज़ा ने अपनी मुश्किल आसान हो जाने पर एक मशकूर और ममनून नज़र उस पर डाली थी, वहीं जमील ने कुलसूम को तन्हा इतना बड़ा फैसला कर लेने पे एक तेज़ और नाराज़ नज़र से नवाजा था। मुनज़्ज़ा की तो मजबूरी है, जैसे तुम उसकी बेटी हो वैसे ही वशमा भी तो अब उसकी जिम्मेदारी है, और बीमार बच्चे को तो यूं भी माँ की मुकम्मल तवज्जो चाहिए होती है। यह वहाँ वशमा में मसरूफ़ रहेगी, तुम क्या करोगी वहाँ?
बोर ही होगी, इससे तो अच्छा है कि अभी हफ्ता 10 दिन यहीं रुक जाओ। मगर मामी छुट्टियां तो सिर्फ 3 थी, अब 1 ही रह गई है। मैं एप्लीकेशन भेज दूंगी, मुनज़्ज़ा ने पर्स उठाते हुए कहा। सोहा ने आंखों में हैरत भर के खड़ी हुई माँ को देखा, जो बिला वजह छुट्टियां कराने के हक में कभी भी न रही थी। लेकिन मम्मा छुट्टियां क्यों, एग्जाम्स नज़दीक हैं। और उसकी अधूरी बात में अनगिनत सवाल छुपे थे। मैं बैग भिजवा दूंगी, यहीं से चली जाया करना, मामू के ऑफिस के रास्ते में पड़ता है तुम्हारा स्कूल। वो जाने के लिए मुड़ी। किसी अधूरेपन का, अजीब से खालीपन का एहसास हुआ। पलट के देखा तो सुहा अब तक वहीं उलझी हुई सी खड़ी थी। बेइख्तियार उसका जी चाहा उसे बाहों में भर के उसके माथे पर, बालों पे, रुखसारों पे, गुलाबी नाजुक हथेलियों पे ढेर सारे बोसे दे डाले। मगर जानती थी मोहब्बत का ये वालहाना इजहार उसे और उलझाएगा। उसने दिल पे जब्त करते हुए अपने लब भींचे और तेजी से मुड़ के वहां से निकल गई। जमील ने एक तीखी सी नज़र कुलसूम पर डाली, जो खुद भी इस अचानक टूटने वाली अफ्तार से बौखलाई हुई लग रही थी। अगरचे उसने बर वक्त किसी न किसी तरह खुद पे काबू पाते हुए इस सूरत हाल को संभालने की कोशिश की थी, मगर जो फैसला जल्दी में कर लिया था उसके मतवक्को नताइज भी उसे हुला रहे थे। मुनज़्ज़ा जा चुकी थी। आध खुले दरवाजे पर अब तक सोहा की बेयकीन नजरें टिकी थी। फिर उसने गर्दन घुमा के देखा, जमील कब का अपने कमरे में जा चुका था। कुलसूम सब्जी लेकर किचन की तरफ बढ़ रही थी। वो बुझे दिल के साथ बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गई और उंगली की नोक से गर्द आलूद फर्श पर लकीरें बनाने लगी। किसी की औलाद की जिम्मेदारी लेना इतना आसान काम नहीं है, जो तुमने वहीं खड़े खड़े पलक झपकते में फैसला कर लिया कुलसूम। अंदर बंद कमरे में जमील उस पर अपनी नागवारी जता रहा था। कुलसूम, जो खुद भी इस फैसले पर मुतमईन नहीं थी, एक कमज़ोर सा एहतजाज करके रह गई। वो किसी की औलाद नहीं है, आपकी अपनी बहन की बेटी है। पता है मुझे, अपने रिश्ते मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है, वो चिढ़ के बोला। फिर ज़रा तहम्मुल से वजाहत करने लगा। सोहा मुझे अपनी बेटी की तरह ही अजीज़ है, मगर ये भी एक हकीकत है कुलसूम कि वो मुनज़्ज़ा की बेटी है। उसे अपने माँ बाप के घर होना चाहिए। बाप तो है नहीं उसका, ये क्यों भूल जाते हैं आप? और जब बाप नहीं तो बाप का घर कैसा? नवीद अच्छा इंसान है, सुलझा हुआ और खौफे खुदा रखने वाला। मुनज़्ज़ा अगर उसे तरीके से हैंडल करती तो ये नौबत ना आती। अब देख लो इस लड़की ने क्या किया। ना वो फजूल हरकत करती, ना इस बात की नौबत आती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर नवीद ने सोहा की हरकत पे गुस्से में आके ऐसा कुछ कह ही दिया है, तो मुनज़्ज़ा को बजाय इस बात को दिल पे लेने के या ज़िद में आकर सोहा को हमारे घर छोड़ने के, समझदारी से हल निकालना चाहिए। माफ़ी मांग ले वो नवीद से और सोहा को प्यार से, सख्ती से, बेशक मार पीट कर किसी भी तरह समझा दे। बात ख़त्म। वो हद से ज़्यादा झुंझलाया हुआ लग रहा था। बात इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली होती तो मुनज़्ज़ा ख़त्म कर चुकी होती। वो कोई 18-19 साल की नातजुर्बाकार लड़की नहीं है। और आप नवीद को हैंडल करने की क्या बात करते हैं? अब क्या वो उसे उल्लू का गोश्त खिला के अपने काबू में करती? आप भी तो बेटी के बाप हैं। ठीक है कि सोहा ने नादानी की, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपकी बेटी से ये गलती या इससे भी कोई बड़ी गलती हो जाती तो क्या आप उसे घर में रखने से, उसकी कफालत करने से इनकार कर देते? जमील से कोई जवाब न बन पड़ा, चाहे वक्ती इश्तियाल के तहत ही सही। नहीं ना, आप क्या, कोई भी बाप ऐसा नहीं कर सकता। और नवीद मुराद ने किया, इसलिए कि वो सोहा का असली बाप नहीं है, ना कभी साबित हो सकता है। फिर क्या सोच के मुनज़्ज़ा उसके आगे नाक रगड़ कर माफ़िया मांगती रहे? आज मान गया तो कल फिर किसी बात पर बिगड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा, मैं फिर कहता हूँ कुलसूम, मुनज़्ज़ा से बात कर लो, ये परेशानी मत मोल लो। कभी कभार बड़ी परेशानी से बचने के लिए छोटी परेशानियां मोल लेना पड़ती हैं। बड़ी परेशानी? आपने सुना नहीं? सोहा की वजह से मुनज़्ज़ा की शादीशुदा ज़िंदगी खतरे में है। शादीशुदा बहन उजड़कर घर आ जाए, इससे तो बेहतर है कि आप उसकी बेटी को ही पाल लें। आती है तो आ जाए, जमील रुखाई से बोला। बावजूद भावुक होने के कुलसूम का दिल कांप गया। कैसे इंसान है आप, बहन के बारे में ऐसी बात? इंसान हूँ ये तो मानती हो तुम, फिर ये तवक्को क्यों कर रही हो कि मैं फरिश्ता साबित करूं खुद को? इंसान ही साबित कर दीजिए, इंसानियत दिखा के, कुलसूम ने जितलाते अंदाज में कहा। कुलसूम बात को समझने की कोशिश करो। अगर आज ही तुमने मुनज़्ज़ा को फ़ोन करके सोहा को ले जाने को ना कहा तो ये बोझ हमेशा के लिए हमारे गले पड़ जाएगा। कैसा बोझ? एक 10-11 साल की बच्ची ही तो है।
अपना रिस्क खुद साथ लाएगी। आपकी हमारी बसात ही क्या जो किसी को 2 वक्त की रोटी खिला सके। बात सिर्फ 2 वक्त की रोटी की नहीं है, उसका स्कूल का खर्चा और मुस्तकिल जिम्मेदारी ले रही हो तो ये भी याद रखो कि वो लड़की है। चंद साल गुजरेंगे तो उसे दे दिलाकर रुखसत करने का फ़र्ज़ भी हमको ही निभाना होगा। हमारी अपनी भी 2 बेटियां हैं। कुलसूम की आवाज़ भरा गई। इसीलिए मुनज़्ज़ा को मायूस ना लौटा सकी, वो भी इस घर की बेटी है। मैं डर गई थी जमील कि उसके साथ की गई नाइंसाफ़ी हमारी बेटियों के आगे ना आ जाए। ये नाइंसाफ़ी हमने नहीं की, बस किस्मत का हेर फेर है। बेटी का जिक्र आया तो वो भी धीमा पड़ गया। तो ठीक है, किस्मत के आगे किसका जोर चलता है। आप ही इसे किस्मत का लिखा जानकर तस्लीम कर लें। समझे, हमारी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। अभी तुम्हें ये कहना आसान लग रहा है, ज़रा वक्त गुजरने दो, फिर खुद अपने इस जज्बाती फैसले पर पछताओगी। तो क्या करें हम? कुलसूम भी फट पड़ी। हाँ, मैं मानती हूँ किसी की औलाद को अपनी औलाद के बराबर खड़ा करना बहुत मुश्किल है। मुआशी तंगी दिलों की कशादगी पे हावी होने लगती है। मैं ये भी मानती हूँ कि उसके यहाँ आने के बाद रफ्ता रफ्ता मेरा दिल भी शायद, लेकिन क्या करूँ, मुनज़्ज़ा की जानिब से आंखें बंद करके भी नहीं रह सकते। उसका घर अपनी नज़रों के सामने उजड़ता भी नहीं देख सकते। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो हम हमेशा के लिए ना सिर्फ उसकी नज़रों में बल्कि शायद खुदा की नज़रों में भी उसके कसूरवार होंगे। हम? हाँ हम, इसलिए कि ये शादी हमने बहुत ज़ोर देकर करवाई है। वो कब राज़ी थी? एक बार उसका घर उजड़ा तो उसे हमने मशीयत इज़्ज़ती कहकर सब्र कर लिया। दूसरी बार उजड़ा तो हम अपने आप से कभी नज़र नहीं मिला सकेंगे जमील। हमारी भी बेटियां हैं, कहीं उसकी आह ना लग जाए उन्हें। अजीब वहमी औरत हो, वो बड़बड़ाने लगा। तुम्हारा तो वो खून है, नवीद जैसे पत्थर दिल ना बनो। अब वो पत्थर दिल हो गया। जब ये रिश्ता आया था तब तो तुम्हें उसमें सुरखाब के पर लगे नजर आ रहे थे। तब ये बात सोचना थी कि पहले से एक बेटी के होते हुए वो सतीली बेटी को क्या अहमियत देगा। तब तो तुम तुली बैठी थी कि रातों रात मुनज़्ज़ा को रुखसत करा के ही दम लिया। दूसरी शादी तो होता ही जुआ है। कुलसूम उसका इशारा भाम कर धीरे से बोली। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि हमने उसकी शादी इरफान या किसी और कवारे से की होती तो वो सोहा को अपनी बेटी मान के रहता। अगर किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं थी तो इतना बढ़ चढ़ के उसकी दूसरी शादी कराने का शोर क्यों मचाया था? बैठी रहती वो यहीं, वहां कौन से सुख के झूले ले रही है। हम उसके दुख कम नहीं कर सकते तो बांट तो सकते हैं। कुलसूम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख के लजाजत से कहा तो वो आहिस्तगी से सर हिला के रह गया। बूथा देखो जरा, 2.5 मन का बना रखा है। उसे चुपचाप अपने कामों में मसरूफ देख के शमशाद बेगम बड़बड़ाई। उससे मुनज़्ज़ा की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नवीद मुराद को भड़का के अपना मनचाहा नतीजा पाने के बाद उसे ये तवक्को थी कि मुनज़्ज़ा खासा रोना धोना मचाएगी, वावेला करेगी, शायद बेटी को वापस लाने के लिए उसके पैर तक पकड़कर गिड़गिड़ाएगी। तब मज़ा आता। वो कई एक शर्तें भी मनवा लेती, उसकी रोती तड़पती ज़ख्मी ममता को पैरों तले मसलते हुए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बड़ी कटीली सी खामोशी के साथ वापस आई थी। ना कोई गिला, न शिकवा, न आंसू, न सिसकियाँ, न नवीद के कमरे से रात भर किसी उठापटक या चीहो पुकार की आवाज़। वो सारी रात दरवाजे से कान लगाए खड़ी रही। सुबह उसने मामूल के मुताबिक उसके और नवीद के आगे नाश्ता रखा। मासी के ना आने पे कोई सवाल ना पूछा, खुद ही काम में जुट गई। दोपहर में ऐसे उसके कमरे में आई जैसे दरमियान में कोई बात ही ना हुई हो। आज क्या पकेगा अम्मा? वो नॉर्मल अंदाज में पूछ रही थी। बच्चियों से पूछ लो जो उन्हें पसंद हो। उसने जानबूझकर लफ्ज़ बच्चियों इस्तेमाल किया था और बड़े गौर से उसका चेहरा देखा जहाँ एक जर्द धूप आकर ठहर गई थी। आय हाय, बुढ़ापा, याद ही नहीं रहता कुछ। उसने माथे पर हाथ मारकर दुहाई दी। सोहा तो चली गई अब। इस मसनूई यासियत के साथ कहा कि मुनज़्ज़ा को अपना सारा ज़ब्त हाथ से जाता दिखाई दिया। चली नहीं गई, निकाली गई है, माँ के जिगर से काट कर फेंकी गई है। उसने कहा नहीं, मगर उसके दिल से ये गिला अमेज सदा ज़रूर बुलंद हुई थी। मैं वशमा से पूछ लूँगी। मगर खुद पे काबू पाते हुए उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर वो तो अभी परहेज़ी खाना ही खाएगी। आप बता दें आपके लिए क्या पकाऊं? नवीदे से पूछना था ना। खाना मर्द की मर्जी से पकना चाहिए, आखिर वो रिस्क लाने वाला वसीला होता है। उसे खुश रखना, राज़ी रखना, उसकी मर्ज़ी पे चलना ही औरत को फ़ायदा देता है।
उसकी एक एक बात मुनज़्ज़ा को कचोके लगाने वाली थी और वो खुद अजियती की इंतहा पे जाते हुए पत्थर बनी हर वार सह रही थी। जी ठीक कह रही हैं आप, मगर वो आपकी मर्ज़ी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बल्कि आपकी मर्ज़ी ही दरअसल उनकी भी राय होती है। क्या मतलब है तेरा? वो उसे भड़काने की ठाने बैठी थी, उल्टा खुद ही भड़क उठी। मेरा मतलब है, मैंने उनसे पूछा था, वो यही कह रहे थे कि जो अम्मा को पसंद हो वो बना देना, उसने बज़ाहिर सादगी से कहा। शमशाद कुछ देर उसके चेहरे को खोजती रही, फिर किसी किस्म के तंज का शायबा तक ना नजर आने पे मुंह में मिनमिना के जवाब दिया, गोश्त में गोभी डाल ले, साथ में माश की दाल, और ध्यान से दाल खड़ी खड़ी रहे। लेकिन अम्मा, वो कहते कहते रुक गई कि गोभी और दाल उसे बेहद मरगूब सही, मगर दोनों चीज़ें हमेशा उसकी गैस की तकलीफ़ को बढ़ा देती हैं। कोई दिल के दौरे की तकलीफ़ से भी इतना ना तड़पता होगा जितना वो इस तकलीफ़ की वजह से ज़बा हुई भैंस की तरह डकराती, एड़ियाँ रगड़ती थी। मेरी तरफ से जो मर्ज़ी खाए, उसने सफाकी से सोचा और खूब दिल लगा के गोभी गोश्त भूना, खड़ी खड़ी अलग अलग दाने वाली माश की दाल पकाई। नतीजतन आदत के मुताबिक शमशाद बेगम ने प्लेटें भर भर सालन डाला। रात को नवीद के आने तक वो पेट पकड़े बिस्तर पर दोहरी हो रही थी। क्या खाया था दोपहर में? नवीद जो थका हुआ आया था, आते ही डॉक्टर के पास ले जाने के ख्याल से झंझला उठा और गाड़ी की चाबियां उठाते हुए पूछने लगा। ज़रा सी दाल ली थी माश की और थोड़ा सा गोभी गोश्त, उसने मुनज़्ज़ा के कहने से पहले ही कराहते हुए जवाब दिया। जब पता है कि 70 बीमारियां जान को चिमटी हुई हैं तो थोड़ा सा परहेज कर लिया करे। और मुनज़्ज़ा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि इन्हें क्या देना चाहिए क्या नहीं। मुझे तो अम्मा ने जो कहा वो मैंने बना लिया, मुनज़्ज़ा ने मासूमियत से कहा। अम्मा भी ना, इन्हें कोई कैसे समझाए। वो बड़बड़ाता हुआ माँ को लेकर आगे बढ़ गया। मुनज़्ज़ा को दर्द से दोहरी होती शमशाद और जल्लाहट से सर झटकते नवीद को देखकर एक नुकीली सी राहत महसूस हुई। चाय, उसने कप साइड टेबल पर रखा और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी चुटिया के बल खोलने लगी। नवीद ने एक नज़र भाप उड़ाते कप को देखा और दूसरी नज़र बेगानगी से खड़ी बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटती मुनज़्ज़ा पे डाली। अपनी माँ की तरह उसे भी मुनज़्ज़ा के खिलाफ तवक्को रवैये पे उलझन मेरी हैरत हो रही थी। वो भी ये चाह रहा था कि मुनज़्ज़ा कुछ कहे, चाहे गिला ही सही, चाहे उससे लड़े झगड़े, मगर उसकी इस ख्वाहिश के पीछे शमशाद वाला जज्बा कार फरमा नहीं था। उसे मुनज़्ज़ा को रोते से सकते देख के खुद को कोई तस्कीन नहीं पहुंचानी थी। वो तो अपने अंदर तवाना होते एहसास गुनाह को मिटाने के लिए ऐसा चाहता था। वक्ती इश्तियाल के तहत और कुछ माँ की बातों के ज़ेर असर उसने सोहा को अपने घर में मज़ीद रखने से साफ इनकार तो कर दिया था, मगर रह रह के अपने उस छोटेपन और कमीनगी का मुजाहरा करने पे ताव आ रहा था। वो मुंतज़िर था कि 2 आंसू गिरते ही, एक लफ्ज़ शिकवे का अदा होते ही वो मुस्कुरा उठे और कहे, इतनी सी बात दिल पे ले ली, मैं तो मजाक कर रहा था, भला सोहा के लिए मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। उसकी मर्दाना अना पछतावे का इजहार करने से रोक रही थी उसे। उसका अज़ाम अपनी नदामत को सामने लाने से हिचकिचा रहा था। उसे इस मुजरमाना एहसास से छुटकारा पाने के लिए भी एक सहारा चाहिए था, मुनज़्ज़ा का सहारा, जिसकी मदद से वो इस पछतावे से निजात भी पा ले, उसकी मर्दानगी का भरम भी रह जाए और वो बीवी की नज़रों में भी सुरखरू हो जाए। जबकि मुनज़्ज़ा थी कि कल से ऐसा कोई सहारा देने पे आमादा ही नज़र नहीं आ रही थी। नवीद मुराद की खजालत बढ़ते बढ़ते अब झंझलाहट में बदल रही थी। मुनज़्ज़ा जी, उसने पलटे बगैर फ़ौरन कहा, इतना तुरंत के बेइरादा उसे पुकार बैठने वाले को फौरी तौर पर कहने के लिए कोई बात तक न मिली। तुम चाय नहीं पियोगी? मैं रात को चाय नहीं पीती। वो जूड़े के गिर्द पिन्ने लगाते हुए बेड के दूसरे सिरे तक आई। तबीयत ठीक है? जी अब ठीक है, मैं अभी अभी देख के आई हूँ। दवा देकर दूध पिला के सुला दिया है मैंने। वो तकिया दुरुस्त करके रखने के बाद कंबल की तह खोल रही थी। कौन? मैं? वो हड़बड़ा के वजाहत करने लगा कि उसने असल में किसकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया है, मगर मुनज़्ज़ा ने इसका भी मौका ना दिया। वशमा और कौन? उसने उल्टा सवाल करके नवीद को लाजवाब कर दिया। वो सर झुका के चाय पीने लगा। इससे पहले भी अमूमन दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू वशमा के मुतालिक हुआ करती थी, इसलिए मुनज़्ज़ा का जवाब या सवाल बरमिला था। बुखार तो अब उतर गया है मगर कमज़ोरी बाकी है, अभी कुछ दिन स्कूल नहीं जाएगी वो। स्कूल का जिक्र सुनते ही नवीद के दिमाग में झमाका सा हुआ। स्कूल? स्कूल कैसे जाएगी सोहा? जैसे पहले जाती थी।
पहले तो मेरे साथ जाती थी, अब अपने मामू के साथ चली जाया करेगी। मुनज़्ज़ा, क्या ज़रूरत है इतनी मुश्किल में पड़ने की? बच्चियाँ अपने घर पे ही अच्छी लगती हैं, और अगर कोई घर ना हो तो फिर अच्छी ही नहीं लगती, कहीं पे भी नहीं। आहिस्ता आवाज़ में कहते हुए उसने करवट बदल ली। ऐसा कब तक चलेगा? वो चिल्ला गया। आखिर ये समझती क्यों नहीं कि मैं शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ? दूसरा जुमला महज सोच के रह गया। जब तक चल सका। उसने दूसरी जानिब रुख किए हुए ही जवाब दिया। चेहरे के तासुरात कैसे थे ये तो वो जान न सका, मगर आवाज़ बेहद ठंडी, लहजा बेहद बेकानकी और बेतासुर था। अगर जमील भाईजान को दिक्कत हुई तो वैन लगवा देंगे, या फिर 3 महीने बाद स्कूल बदल देंगे, फाइनल एग्जाम्स के बाद। नवीद ने चाय का आधा खाली किया कप टेबल पर पटक दिया और बिस्तर पर लेटकर छत पर निगाहें गाड़ दी। शर्मिंदगी जो जिल्लाहट में बदली थी अब ढिठाई पे तुल गई। हद है अकड़ दिखाने की, एक बार कह देगी तो क्या शान में फर्क पड़ जाएगा? अब मैं पैर पकड़ के माफी मांगने से तो रहा। उसने भी करवट ले ली। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? असगर ने जिद होते हुए कहा। और तुम क्यों नहीं मान लेते मेरी बात? रीना ने जिद करना ही सीखा था। एक बार मानी तो थी, नतीजा तुमने देख लिया, अब मेरी बात आजमा के देख लो। कोई जबरदस्ती है क्या? वो चिढ़ के बोली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही ये कोई ज़िद है मेरी कि सोहा इस घर में आके रहेगी। ये तो मैंने तुम्हारी ज़िद का आसान सा हल निकाला था, जो मेरा दिल खुशी से कबूल कर ले। तुम्हें अगर बच्चा गोद लेना है और अब छोटे बच्चे को लाने वाले नाकाम तजर्बे के बाद तुम किसी बड़े बच्चे को लाना चाहती हो, जिसे संभालने और पालने के लिए तुम्हें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े, यानी पला पलाया बच्चा, तो इसलिए मैंने सोहा का नाम लिया। कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हें मंजूर नहीं तो ना सही, लेकिन कोई दूसरा बच्चा भी नहीं आएगा। ये ज़बरदस्ती नहीं है तो और क्या है भला? रीना तिलमिला के रह गई। आज तक असगर को सर हिला हिला के सिर्फ बात मानते ही देखा था, उसका शर्तें सामने रखना हजम नहीं हो रहा था। ये ज़बरदस्ती नहीं है मेरी जान। उसने रीना का मिजाज बिगड़ते देखकर प्यार से उसे ठंडा करना चाहा। यह समझदारी है। देखो, ये सब मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, कोई गैर, कोई दूसरा आके उसका मालिक बन जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब उस गैर को हम अपनी औलाद मान लेंगे, दिल से भी और कागजों में भी, तो वो कोई दूसरा नहीं रहेगा असगर, मगर वो हमारा अपना भी नहीं होगा। सोहा भी हमारी अपनी नहीं है, उसे भी सिर्फ अपना मानना होगा, तो फिर किसी दूसरे को क्यों नहीं? सोहा अपनी ना सही मगर गैर भी नहीं है, उसे दिल से अपनाने में कम वक्त लगेगा, और फिर वो मेरे भाई का खून है, उसमें वही तासीर होगी जो मजहर के खून में थी। और भरजाई, तुमने भी थोड़ा बहुत वक्त भरजाई के साथ गुजारा है, तुम्हारी उसकी आपस में नहीं बनी वो अलग बात, मगर ये बात तो तुम भी मानती होगी कि वो अच्छी औरत है, साबिर, शरीफ, भले दिल की। रीना कुछ नहीं बोली, माथे के बल जरा कम हुए, यानी उसे असगर की इस बात से बहरहाल इख्तलाफ नहीं था। जो बच्चा हम यतीम खाने से लाएंगे पता नहीं किसकी औलाद होगा, हराम की औलाद होगा या हलाल की। शायद किसी ने अपना गुनाह वहाँ फेंका होगा, शायद किसी डाकू, किसी फराडिये, किसी सड़क छाप भिखारी की औलाद हो। खून की बड़ी तासीर होती है रीना, मैं इस बात को बहुत मानता हूँ, और डर लगता है मुझे कि कहीं कोई गंदे खून वाला बच्चा अपने बद असरात लेकर इस घर में आ गया तो हमें अपनी मोहब्बत के बदले में सिर्फ नुकसान ही मिलेगा। मुझे सारी उम्र की मेहनत खूह खाते डालकर अपना बुढ़ापा ख्वार नहीं करना। रीना अब वाज़ेह तौर पर मुत्तफिक होती नजर आ रही थी, माथे के गिने चुने बल भी मादूम हो रहे थे। और कोई उल्टी सीधी बीमारियां भी ला सकता है अपने साथ, बाज़ बच्चों में ख़ानदान की बीमारियां भी मुंतकिल होती हैं। सोहा को हम पूरे एतमाद और भरोसे के साथ घर ला सकते हैं, भरजाई ने उसकी अच्छी तरबियत की होगी, वो तुम्हारे लिए कभी मसला नहीं बनेगी। मगर वो मानेगी क्या? ये सवाल इस बात का सबूत था कि वो कायल हो चुकी थी। असगर की पिछले कई महीनों से जारी कोशिश रंग ला रही थी। मानेगी कैसे नहीं? उसने अपनी खुशी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे तो नहीं लगता, आखिर सोहा उसकी इकलौती औलाद है। उसके भाइयों से 1 साल भी उसका बोझ नहीं उठाया गया था, और कब का ब्याह चुके हैं वो उसे। शायद दूसरे शोहर से अब तक 2 बच्चे और हो चुके हों,
ना भी हो तो उसकी दूसरी शादी कर लेने से हमारा बच्चे पे हक और मजबूत हुआ है। वैसे तो मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी, मगर मुझे नहीं है। रीना को मुनज़्ज़ा के साथ अपना हुस्न सलूक याद था। उसे ये भी पता था कि मुनज़्ज़ा के दिल में भी वो खुशगवार यादें ताज़ा होंगी, इसलिए वो इस बारे में ना पुरउम्मीद थी ना ही खुश फहम। ना मानेगी तो अदालतें किस लिए हैं, देखना पहली पेशी में बच्ची हमारे हवाले हो जाएगी, उसने सीना ठोंक कर दावा किया। तो ये थी एपिसोड नंबर 13। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंटेंस थी एपिसोड। एक दो दफ़ा तो मुझे इसे रोक कर फिर दोबारा पढ़ना मैंने शुरू किया। कितनी दफ़ा इसे पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए। और ऑनेस्टली जब मैं इसे पढ़ रही थी और ऐसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी, तो सुहा तो चलो ज़िद्दी है ही, मुझे मुनज़्ज़ा और नवीद पे गुस्सा आ रहा था कि कितना बचपना दोनों में यार। अपनी अपनी ईगोस में उस बच्ची का देखो क्या हाल कर रहे हैं ये लोग, उसको उधर छोड़ आए हैं। नवीद मुराद इतने कच्चे गानों का ना, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है कभी कभार उस, पता नहीं क्या इंसान है वो बुत पे। चलो ठीक है, उसने कह दिया, वो बाद में शर्मिंदा भी है और वो मुनज़्ज़ा उसको जानती भी है कि नवीद मुराद जो है वो इस तरह का है, वो दिल से अच्छा है। तो वो अब मुआफ़ी भी उसने तकरीबन साफ अल्फाज में भी मांग लिया कि बच्चियाँ आप नहीं घर पे अच्छी लगती हैं। तो वो फिर भी नहीं मान रही। शायद वो इसलिए नहीं मान रही, जैसे कुलसूम ने कहा कि एक दफ़ा वो चली जाएगी, फिर कोई कल को कोई मसला बनेगा फिर। लेकिन यार आगे की आगे देखी जाएगी। और तुम सोहा को भी कुछ समझाओ। वैसे तो मतलब ये बात बार बार मेंशन करते हैं कि सोहा जो है ना वो अपनी एज से ज़्यादा समझदार है। इवन उसकी माँ को तो एक दफ़ा वो ये भी कह रही थी कि मुझे तो वो बूढ़ी लग रही है, बूढ़ी मतलब समझ के लिहाज से कह रही थी। तो उसको समझाओ। वशमा भी तो बच्ची है ना, वो देखो उसको उसकी दादी भड़काती भी है लेकिन वो भड़क नहीं पा रही उस तरह से। तो इसको थोड़ा सा समझाओ। जब वो चीज़ समझ लेती है तो थोड़ी उसको समझाओ। बच्ची को उधर उनको भी मुश्किल में डाला हुआ है। अब मुझे नहीं अच्छा लगा, ये मुनज़्ज़ा मुझे गलत लगी है। उसने चल नवीद मुराद ने कह ही दिया। इंसान जब गुस्से में होता है तो कह देता है। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसकी कोई साइड नहीं ले रही, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन चलो उसने कह दिया। इंसान चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, गुस्से में आता है, समटाइम उसके मुंह से कोई ऐसी चीज़ निकल ही आती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपनी औलाद को ही कहीं छोड़ आओ और खुद तो मुश्किल में भी आओगी। पता ही है मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मेरी बच्ची मेरे बगैर नहीं रह सकती, फिर उस कदर भाई भाभी को भी परेशान करना। मुझे तो मुनज़्ज़ा की सबसे ज़्यादा गलती लग रही है। शमशाद तो है ही जो भी है इवल, तो उसका जब मुनज़्ज़ा को सारी समझ है, कहाँ गई उसकी सारी समझदारी। समझदार जो इंसान होता है ना, उसकी समझदारी ऐसे ही मामलात में नज़र आती है। ऐसे नहीं कि वो कोई बड़ी बड़ी बातें कर लेता है और नॉर्मल दिनों में समझदारी दिखा लेना समझदारी होती है। वो समझदारी कुछ नहीं, मैं मानती उसको। समझदारी असल वही होती है जो ऐसे मुश्किल हालात में ही सोच समझ के अच्छा फ़ैसला करना। बाकी पता नहीं, शायद मैं इस टाइम गलत हूँ, आगे जाके मुनज़्ज़ा का फ़ैसला मुझे सही लग रहे। हो सकता है ना कहानी में आगे कुछ इस तरह उन्होंने लिखी हो। वो उधर जाके अच्छी तरह से पढ़ने लग गई, अच्छी तरह से मतलब ग्रूम कर रही थी खुद को, तो हो सकता है कि उसका फ़ैसला बाद में आगे कहानी में किस तरह लिखा गया है। एनीवेज आज बेसिकली आधा हुआ है इस नावल का। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं 2 एपिसोड इसकी पढ़ सकूँ, लेकिन नहीं पढ़ पाती हूँ। अभी भी 1 घंटे से ऊपर की एपिसोड होती है और इसमें सिर्फ 10 to 12 पेजेस, कभी 10 कभी 11 कभी 12 पेजेस पढ़ी जाती है मेरे से, और 1 घंटा एपिसोड हो जाती है। एनीवेज आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी। तो जल्द ही मिलते हैं फिर नई एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।